अभिवादन स्वीकार कीजिए ब्रजेश मिश्रा का और आप देखना शुरू कर चुके हैं द डिबेट। बहनों भाइयों, संविधान निर्माता बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को लेकर, उनके सम्मान और उनको लेकर मची सियासत के बीच की लड़ाई बहुत गहरी और बड़ी होती जा रही है। बीजेपी ने यह समझा था कि यह मामला खत्म हो जाएगा संसद सत्र के बाद, लेकिन उसके बाद यह मामला बहुत तूल पकड़ता जा रहा है पूरे देश भर में, बल्कि प्रदेश व्यापी। आज उत्तर प्रदेश में बीएसपी और कांग्रेस ने जबरदस्त प्रदर्शन किया है। क्या अब ये मुद्दा सेटल हुए बिना खत्म नहीं होगा, या फिर बीजेपी को इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी, या फिर बाबा साहब के नाम पर कमजोर पड़ा विपक्ष फिर से ताकत इकट्ठा करना चाहता है? सभी कारणों का आज विश्लेषण करेंगे आज की डिबेट में। बहनों भाइयों, आज बहुजन समाज पार्टी ने अपनी ताकत दिखाई। वो 10% का 9.5% का वोट शेयर जो चुनाव दर चुनाव गिरता जा रहा है, कम होता जा रहा है, लोग ये मानकर चल रहे थे कि बीएसपी अब आंदोलनों की राजनीति नहीं करती। बहनों भाइयों, लेकिन बीएसपी ने आज इस मिथक को तोड़ दिया। आज उत्तर प्रदेश के तकरीबन सभी जिला मुख्यालयों पर बहुजन समाज पार्टी ने शांतिपूर्ण तरीके से लेकिन प्रभावकारी प्रदर्शन किया। बीएसपी के काज के लिए भले न वर्कर इनका इकट्ठा हो, लेकिन बाबा साहब के नाम पर सब इकट्ठा हो जाते हैं। ये एक खूबी है इनकी। तो जब मायावती ने बाबा साहब के सम्मान की कॉल दी, तो आज उत्तर प्रदेश में बीएसपी के वर्कर निकले, प्रदर्शन किया, बीजेपी से और होम मिनिस्टर से इस्तीफे की मांग की, पश्चाताप की मांग की, माफी की मांग की। क्या बीजेपी घिर गई है? बहन भाइयों, दलितों के मुद्दे बड़े सेंसिटिव होते हैं, इतने संवेदनशील होते हैं कि इनके दो विषय हैं। अगर इन दो विषयों को आपने छेड़ा तो फिर वो बाकी सारी चीजें भूल जाती। वो दो विषय है आरक्षण और बाबा साहब। ये दलितों की कोर में, उनकी आत्मा में, उनके खून में, उनके डीएनए का हिस्सा है। अमूमन कोई पत्रकार ऐसे कहता नहीं, पर मैं कह रहा हूं। इसलिए कह रहा हूं ताकि आपको भी क्लैरिटी हो कि उनकी नाराजगी क्या है। हर कम्युनिटी का एक बिहेवियर पैटर्न होता है, दलितों का भी एक बिहेवियर पैटर्न है। अगर आपने रिजर्वेशन को हाथ लगाया तो वो सारे मुद्दे भूलकर इकट्ठे, आपने बाबा साहब पर कुछ किया इकट्ठे। जो मायावती को वोट भी नहीं दे रहे थे, जो बीजेपी को वोट दे रहे थे, जो इंडिया अलायंस को वोट दे रहे थे, आज वो सब बीएसपी के बैनर तले इकट्ठा हुए और उत्तर प्रदेश के 75 जिलों में एक प्रभावकारी उपस्थिति दिखाई। बीजेपी को फर्क पड़े या ना पड़े, उसके पास मैंडेट ऐसा है कि वो ऐसे प्रदर्शनों को इग्नोर भी करे तो कोई बहुत ज़्यादा उसे प्रभाव भी नहीं पड़ेगा। लेकिन बहनों भाइयों, जब लगातार ये सब चीज़ें होने लगेंगी तो अगर पत्थर से रस्सी घिस रही है तो एक न एक दिन निशान पड़ेगा। और जिस प्रकार से बाबा साहब अंबेडकर के सम्मान, उनकी प्राइड से जुड़ा यह मुद्दा सामने आ रहा है, बीजेपी दिनों दिन घिरती जा रही है। और इसकी परिणति आपको दिल्ली में भी दिख रही है। दिल्ली में जिस रफ्तार से आम आदमी पार्टी पेनिट्रेशन कर रही है, कैंडिडेट घोषित कर दिया, सीएम फेस घोषित कर दिया, 2100 रुपये महिलाओं को देने की बात कर दी, दुनिया भर की योजनाएं लॉन्च कर दी। बीजेपी अभी तक कैंडिडेट नहीं घोषित कर पा रही है असेंबली के, सीएम फेस तो दूर की बात है। कहने का तात्पर्य यह है कि इस एक घटना ने बीजेपी को एक बड़ा सेटबैक दिया है, एक धक्का लगा है बीजेपी को, स्वीकारे भले न। आज जब बीएसपी का आंदोलन था तो कांग्रेस पार्टी ने भी कहा हम भी आंदोलन करेंगे। कांग्रेस में आजकल होड़ मची हुई है उत्तर प्रदेश में कि ज्यादा से ज्यादा आंदोलन करना है, पार्टी को खड़ा करना है। लेकिन बीएसपी के मुकाबले तो नहीं था, लेकिन अधिकांश जिलों में जहां कांग्रेस का कैडर था उन्होंने प्रदर्शन किया, अपनी नाराजगी जताई, इस्तीफे की मांग की, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, जो भी उनकी डिमांड्स हैं। बहन भाइयों, बीजेपी इस मामले पर अड़ियल रुख क्यों अख्तियार कर रही? होम मिनिस्टर के स्पष्टीकरण की वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस के पश्चात बीजेपी ने इस पूरे मामले पर खामोशी अख्तियार कर ली थी। लेकिन आज एक बड़ा डेवलपमेंट हो गया जो इस डिबेट में चर्चा करना बेहद आवश्यक है। आज बीजेपी ने तय किया कि उसके शासित सभी राज्यों के मुख्यमंत्री ओपन प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बाबा साहब पर किए गए कार्य बताएंगे, बीजेपी के, प्रधानमंत्री मोदी के, और कांग्रेस और बाकी विपक्ष की आलोचना की जाएगी।
आज 18 राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने एक साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस की पूरे देश में। उत्तर प्रदेश में भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। कांग्रेस और बाबा साहब के जो कॉम्प्लिकेटेड रिलेशंस रहे हैं उनकी भी याद दिलाई। ये सब क्यों हो रहा है? क्योंकि बीएसपी और कांग्रेस ने आज प्रदर्शन किए हैं, लिहाजा इसका इम्पैक्ट बीजेपी ने महसूस किया। वरना 6 दिन की खामोशी के बाद आज ही क्यों सबकी प्रेस कॉन्फ्रेंस लगाई गई? ये बहुत ही ज्वलंत विषय है। मैंने जैसा डिबेट के प्रारंभिक उद्बोधन में भी ये बात कही, दलित समाज के लिए ये बेहद संवेदनशील सामाजिक मसला है। इस पे कोई राजनीति करता है तो राजनीति तो इस देश में किस बात पे नहीं होती? इस देश की राजनीति, इसके देश के डीएनए में ही राजनीति है, हर चीज पर होती है, इस पर भी हो रही है। बीजेपी घिर गई है तो जाहिर सी बात है कि उनके राइवल पार्टियां इसका फायदा उठाएंगी। हर कोई उठाता है। ये जब गलती करते हैं तो बीजेपी इनकी छाती पे चढ़ बैठती है और उसका लाभ लेती है। अभी बीजेपी को डिफेंसिव मोड में लाए हैं, लेकिन बीजेपी की तरफ से इस पूरे मामले पर कोई बहुत स्पष्ट बयान ना आना, ये उन्हें आने वाले वक्त में परेशान कर सकता है। यह डिबेट का हम आज इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। कुछ स्टेटमेंट सुने आप, फिर आज की डिबेट। आदरणीय गृह मंत्री जी के बयान को आधा अधूरा मीडिया के सामने प्रस्तुत करके उसके नाम पर किस प्रकार से अपनी राजनीतिक रोटियां इनके द्वारा सेकी जा रही है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का अपमान करने की कांग्रेस की फितरत, चाहे वह कांग्रेस के द्वारा या समाजवादी पार्टी के द्वारा, इन सभी को देश की जनता से माफी मांगनी चाहिए। भाजपा शुरू से दलित विरोधी है। अमित शाह जी ने जवान से बोल दिया, अब उसके लिए ये घबरा गए हैं तो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। अरे अगर आपके पास दम है तो अमित शाह जी से कहिए कान पकड़ें और कान पकड़ के देश की जनता के सामने माफी मांगे, या नहीं तो मोदी जी उनको बर्खास्त करें मंत्रिमंडल से। आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी हमेशा बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का अपमान करने का काम करती है। गृह मंत्री ने जिस तरीके से बाबा साहब का अपमान करने का काम किया है, उससे पूरे देश में भाजपा के खिलाफ आक्रोश व्याप्त हो गया है। तो बहनों भाइयों, आज की परिचर्चा को आगे बढ़ाएंगे। संजय चौधरी उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। मनोज काका समाजवादी पार्टी से हैं। सीपी राय मुख्य प्रवक्ता हैं उत्तर प्रदेश में कांग्रेस कमेटी के गौतम साहब हमारे साथ मौजूद हैं, फॉर्मर कैबिनेट मिनिस्टर हैं और दलित समाज के जाने माने नेता हैं। और बहुत ही चर्चित पत्रकार राजेंद्र गौतम जी हमें डिबेट में ज्वाइन कर चुके हैं। वीरेंद्र सिंह जी हमारे स्टेट हेड, आप सभी का स्वागत और धन्यवाद इस कार्यक्रम में मेरे साथ उपस्थित रहने के लिए। के गौतम जी, कार्यक्रम की शुरुआत में आपसे चाहता हूँ, आज के आंदोलन जो बीएसपी ने किया उसे आप किस दृष्टिकोण से देखते हो? क्या वो राजनीतिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए था या वाकई में बीएसपी को फिक्र है कि वो बाबा साहब के सम्मान की लड़ाई लड़ रहे हैं? देखिए, आज बहुजन समाज पार्टी द्वारा संपूर्ण उत्तर प्रदेश के सारे जनपदों में अच्छा किया है। करना चाहिए, सड़क पर उतरना चाहिए, समाज की समस्याओं को लेकर सड़क पर उतरना चाहिए, सरकार के विरोधियों के पक्ष में या सरकार के नाकामियों को गिनाने के लिए सड़क पर उतरना चाहिए। जब तक आप सड़क पर उतरेंगे नहीं, जब तक आप समाज की बातों को लेकर समाज के बीच में जाएंगे नहीं, जब तक आप समाज की अन्याय और अत्याचार को सड़क में जाकर बताएंगे नहीं, समाज इस पर कम गौर करता है। सड़क पर उतरने की क्या जरूरत थी? सड़क उतरना जरूरी थी। माननीय बहन जी का सोच बहुत ही ऊंची होती है, अपनी सोच के मुताबिक काम करती है, किसी नेता की सलाह नहीं लेती। ये अपने इनको सोचा होगा कि बहुजन समाज पार्टी को सड़क उतरना जरूरी है। और मानवा काशीराम साहब हो या बाबा साहब पिछड़ गई क्या समाजवादी पार्टी से? क्योंकि वो लोग पहले प्रदर्शन वगैरह कर लिए। नहीं, पिछड़ना ना पिछड़ना, क्योंकि बहन जी किसी से सलाह नहीं लेती, बहन जी स्वतः अपना निर्णय लेती। इन्होंने सोचा होगा, समझा होगा, निर्णय लिया होगा, तब बहन जी ने। फालतू में दूसरों को गालियां पड़ती कि फलाने का निर्णय है जो बहन जी नहीं, सारा निर्णय बहन जी को होता है। ये क्योंकि हम लोग तो अंदर, बाकी लोग फालतू गाली खाता है। अभी आप कह सकते हैं, मैं नहीं कह सकता क्योंकि मैं अंडर का काम। हाँ नहीं, ठीक बात है जी। तो आप मुझे बताएं कि आज के प्रदर्शन का क्या ये सफल प्रदर्शन था बीएसपी का या सिर्फ एक टोकन था, सिंबॉलिक था? परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर को समर्थन करने वाले, परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर द्वारा प्राप्त अधिकारों को सदुपयोग करने वाले, परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर को दिए गए अधिकार को जो उत्पन्न हुए हैं लोग हैं,
मैं समझता हूँ पूरे देश जो है बीजेपी के खिलाफ है, और बीजेपी के खिलाफ होने का कारण है, मैं ब्रजेश साहब मैं बताना चाहूँगा। आज एक दिन संजोग से था, मैं जब आ रहा था अपने निवास से, क्योंकि मैं यहाँ आने में मुझको 5 मिनट लगता है। संविधान दिवस के दिन में हमारे तत्कालीन हमारे राष्ट्रपति जी, माननीय राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद जी आ रहे थे। 26 नवंबर 2021 को संविधान दिवस को दृष्टि को लेकर संविधान दिवस के अवसर पर और ये अधिवक्ता कल्याण आयोजित कार्यक्रम में आ रहे थे। 26 तारीख को आ रहे थे ये आपके संविधान दिवस के अवसर पर। तो मुझे आपने के न्यूज़, आपके बगल में के न्यूज़ है, के न्यूज़ ने मुझे बुला लिया था। तो मैंने के न्यूज़ में 8 बजे जब मैंने बात रखी थी, मैं बताया था कि माननीय हमारे तत्कालीन राष्ट्रपति जी आए हैं, परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर हजरतगंज के चौराहे पर अंधेला है, जबकि माननीय गांधी जी का, महात्मा गांधी जी का, सरदार पटेल साहब का रोशनी जगमग थी, लेकिन बाबा साहब का अंधेला। तो दूसरे दिन हिंदुस्तान में अच्छा खासा निकला था। तो बीजेपी के कार्यक्रम में बहन जी क्यों नहीं आई? देखिए, बहन जी पहले अपने कार्यकर्ताओं को भेजा है, अपने पूरे प्रदेश के कार्यकर्ताओं को भेजा है, कार्यकर्ताओं को भेज कर अपने पूरे प्रदेश में मैसेज दिया है। जब आप बाबा साहब के अपमान के विषय को पूरे देश व्यापी मुद्दा बना रहे हैं, तो आप खुद घर कैसे बैठ सकते हैं? नहीं तो बहन जी, देखो, बिना बहन जी का देश से 75 जिलाध्यक्ष नहीं गए होंगे, 75 जिलाध्यक्ष गए होंगे। अब मैं समझता हूं कि 75 जिलाध्यक्ष को बुलाकर एक रिपोर्ट लेंगी, रिपोर्ट लेने के बाद इनका जो निर्णय होगा आगे दिखाई पड़ेगा। मीडिया वहां जानते हैं कोई इकट्ठा थे, क्योंकि उनके बीच चर्चा थी कि बहन जी आने वाली है। नहीं तो बहन जी आने वाले तो मालूम हो जाता, आप लोग पहले मालूम होता, कार्यकर्ताओं नेताओं को बाद में मालूम होता है। हम लोग को बताते भी तो आप ही लोग ने, इस बार नहीं बताया। नहीं, आप लोग पहले मालूम होता है। संजय चौधरी जी को आमंत्रित करता हूँ, भारतीय जनता पार्टी के लीडर हैं। संजय जी, स्वागत आपका। आपकी पार्टी के खिलाफ इतना बड़ा विरोध प्रदर्शन हो रहा है, जो कभी नहीं निकलते थे आपका विरोध करने। उन पर इल्ज़ाम ये था कि आपसे मोहब्बतें हैं, वो तक आपके खिलाफत कर रहे हैं। आपको कोई चिंता नहीं है कि आपका राजनीतिक नुकसान हो रहा है? देखिए, जैसे सांच को आँच नहीं होती, इसी तरह बिना किसी आधार पर अगर कोई नैरेटिव गढ़ा जाता है तो उसकी उम्र भी ज्यादा नहीं होती है। इसीलिए हम ये मानते हैं कि हम अपनी श्रद्धा से, अपनी समर्पण से, अपने कार्य से, अपने कार्यक्रमों से, अपनी योजनाओं से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के प्रति सच्ची श्रद्धा और विश्वास रखते हैं। उनके सपने को पूरा करने के लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकारें, चाहे वो केंद्र में हो, चाहे वो राज्य में हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी का संगठन हो, अपनी पूरी निष्ठा और समर्पण के साथ काम करता है। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी को विश्वास है कि हम अपने काम के आधार पर, अपनी योजनाओं के आधार पर डॉक्टर अंबेडकर ने जो सपना देखा है, उस सपने को पूरा करने के लिए भ्रष्टाचार से मुक्त होकर उस सारे समाज के लिए जिसकी चिंता डॉक्टर अंबेडकर किया करते थे, हम उसको सपने को पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। और इस तरह से बिना किसी आधार के अगर कोई नैरेटिव गढ़ा जाएगा तो उसकी उम्र बहुत ज़्यादा नहीं होती है। ये हमने पहले भी देखा है, और हम अपने काम से, अपनी योजनाओं से, अपनी निष्ठा से इस नैरेटिव को भी परास्त करेंगे और दलितों के उत्थान के लिए भारतीय जनता पार्टी नैरेटिव का स्पष्ट जवाब देने के लिए आपकी पार्टी की टॉप लीडरशिप सामने आकर जवाब क्यों नहीं देती? क्योंकि विपक्ष ने तो एक बड़ा और व्यापक आंदोलन आपके खिलाफ खड़ा कर दिया, और पर्टिकुलर कम्युनिटी में तो मैसेज डेली दे रहे हैं। देखिए, ऐसा है कि ब्रजेश भाई, भारत की राजनीति में डॉक्टर अंबेडकर जी के प्रति इन लोगों ने, जो लोग आज इस नैरेटिव को गढ़ रहे हैं, उन्होंने क्या किया है ये देश की जनता के सामने आ चुका है। कैसे डॉक्टर साहब अंबेडकर साहब का विरोध कांग्रेस ने, वे संविधान सभा में भी ना आ पाए, वो चुनाव न जीत पाए, वो अगर इस्तीफा दें तो इस्तीफे में अपने मंतव्य को न प्रकट कर पाएँ, और उनके प्रति किस प्रकार का अनादर का भाव कि अपने लोगों के लिए तो जीते जी खुद ही भारत रत्न ले लिया जाए, लेकिन डॉक्टर अंबेडकर की चिंता न की जाए। ऐसा करते हुए पूरे भारत ने देखा है, सबने देखा है, भारत के हर समाज ने देखा है। आप लोग की भी कोई प्लानिंग है कि इसी तरह से पर उतरकर विपक्ष के इस नैरेटिव का जवाब देना है, या फिर सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस से काम चला लेना है? देखिए, मैंने पहले ही अपने वक्तव्य में कहा था कि सांच को आँच नहीं होती।
हम सच्ची श्रद्धा और निष्ठा के साथ अपने कार्यक्रमों के आधार पर डॉक्टर अंबेडकर जी के सपने को पूरा करने का काम कर रहे हैं। डॉक्टर अंबेडकर के प्रति श्रद्धा का भाव रखते हैं। आप बताइए, क्यों डॉक्टर अंबेडकर के इतने बड़े जीवन के बाद, उनकी मृत्यु के बाद भी उनके पंचचित तीर्थ जो भारतीय जनता पार्टी ने विकसित किए, उनके प्रति जो श्रद्धा और समर्पण का भाव रखा, वो क्यों नहीं आ पाया? क्यों ऐसे राजनीति करने वाले लोगों के पास उस समय तक का वक्त क्यों नहीं निकला कि डॉक्टर अंबेडकर को वो भारत रत्न दे सकते थे? निश्चित रूप से डॉक्टर अंबेडकर के बाद एक दूसरा दलित राजनेता भारत में आया, बाबू जगजीवन राम के रूप में। और जब डॉक्टर अंबेडकर के बनाए हुए संविधान पर सबसे बड़ा हमला आपातकाल का हुआ, तो उसके बाद बाबू जगजीवन राम ने कांग्रेस को छोड़ा और संविधान की इस मूल भावना के खिलाफ आए हुए आपातकाल का विरोध किया। ये डॉक्टर अंबेडकर की परंपरा के दूसरे वारिस बाबू जगजीवन राम की बात थी। जी, ऑलराइट, शुक्रिया आपका। मैं मनोज काका को आमंत्रित करता हूं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं। मनोज जी, क्या आप अगर डाल हैं तो बीएसपी पात है, आपसे ज्यादा पीछे नहीं है और आज उन्होंने एक प्रभावशाली प्रदर्शन करके आपको करारा जवाब दिया है। निश्चित रूप से हम सबका और समाजवादियों का तो यही मानना है कि किसी भी राजनीतिक दल को उस बयान जो देश के गृह मंत्री ने 17 दिसंबर को इस देश के सर्वोच्च सदन में जो दिया, आप तो अभी संवाद कर रहे थे पूर्व मंत्री जी से, के गौतम साहब से, और एक आपके संवाद के मंच पर भी उन्होंने बाबा साहब का जब नाम लिया तो पूज्य बाबा साहब कहा, उन्होंने परम पूज्य बाबा साहब कहा। और देश के गृह मंत्री जब देश के सर्वोच्च सदन में नाम लेते हैं तो अंबेडकर 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 कहते हैं, जो पूरी तरह से घृणित और अपमानजनक, और उसमें भारतीय जनता पार्टी का जो वंचितों के प्रति, जो दमितों के प्रति और जो वंचित तबका है उसके प्रति जो उसका घृणा है, जो घृणा का भाव है, जो सावरकर में था, जो गोलवरकर में था, जो आधुनिक युग में नरेंद्र मोदी में है, जो उसका प्रकांड और प्रखर स्वरूप जो योगी में है, वो दिखा। और उसी का समाजवादी पार्टी ने, हमारे नेता ने देश के सदन से लेकर सड़क तक समाजवादी पार्टी ने विरोध करा। तो हम ये चाहते हैं, और ये कोई नई बात नहीं है, ये कोई अमित शाह ने कोई नया काम नहीं किया है, अमित शाह ने वही किया है। उनका दलितों और पिछड़ों के प्रति जो घृणा का भाव है कि अखिलेश यादव अगर पिछड़े तबके से हैं, मुख्यमंत्री हैं, तो भी उनका घर धुलाया जाएगा। देश के महामहिम राष्ट्रपति हो सकते हैं दलित तबके से, लेकिन वो मंदिर का दर्शन नहीं कर सकते हैं। वो प्रधानमंत्री तय करेंगे, दलितों पिछड़ों का आरक्षण खत्म कर देंगे। दलित पिछड़ा इस देश का इतने बड़े अकादमिक साहब, बाबा साहब जैसा आज भी अकादमिक उपलब्धियों का, आजादी के 75 साल बाद भी मैं कह रहा हूं कि पूरी दुनिया में इतनी अकादमिक उपलब्धियों का आज भी कोई नेता नहीं हुआ। आप हमें बताएं, हम सबका ज्ञानवर्धन आप करें। आप क्या चाहते हैं? हम वही चाहते हैं जो क्या बाबा चाहते हैं साहब गृह चाह रहे मंत्री हैं। से? मैं क्या चाहता हूं, हमारा नेता क्या चाहता है, देखिए ना, हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी का दृष्टिकोण देखिए ना साहब, कि जिस दौर में भारतीय जनता पार्टी ये नारा दे रही थी, भारतीय जनता पार्टी के लल्लू सिंह से ज्योति मिर्धा से लेकर के तमाम नेता जब ये कह रहे थे कि हम संविधान बदल रहे हैं, उस दौर में एक अखिलेश यादव पीडीए की अवधारणा के अनुसार सामान्य सीटों पर भी दलित तबके के लोगों को उनकी राजनीतिक हिस्सेदारी तय करते हैं। तो हम तो वही लास्ट इलेक्शन तक आप पीडीए बनाकर दलित समाज पर अपना कॉपीराइट बनाने की कोशिश कर रहे थे, पर आज मायावती ने आपके ऊपर पॉलिटिकल सर्जिकल स्ट्राइक की है। देखिए, जहां तक बहन जी इसीलिए आप इतना आक्रोशित दिख रहे हैं आज। आक्रोशित नहीं, मैं तो सौम्य हूं साहब। उन लोगों से आक्रोश की बात करिए जिन लोगों ने बाबा साहब को हरा दिया 1952 के चुनाव में। किसने? उसमें कांग्रेस भी थी, कांग्रेस के कांग्रेस के नारायण कालजोलकर भी थे और हिंदू महासभा भी थी, जिनसे आजकल दोस्ती चल रही है। और भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, मैं कई संवादों में रहा साहब, एक उनको बचाव के लिए व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से आया, कहो कि बाबा साहब को इतना लेट क्यों दिया गया भारत रत्न। अगर वो ये भी नहीं बता पाते हैं कि भारत रत्न किस सरकार ने दिया, आप इस बात जनता से दल की सहमत सरकार हैं? ने दिया, समाजवादियों की सरकार ने दिया। इंटरैक्टिव डिबेट करते हैं। जी जी साहब। तो आप सहमत हैं कि सीपी राय की पार्टी ने बहुत बड़ी गलती की थी बाबा साहब के साथ? देखिए, सीपी राय की पार्टी ने भी, मैं तो नाम आज बोल दो, आज साहब सुनिए ना, खुला बोलो आज। जो
अरे साहब आप मौका दीजिए, मैं तो चाहता हूं, इतना अच्छा संवाद कर रहे हैं आप, कौन नहीं बोल। देखिए मैं नाम बता रहा हूं, नारायण कालजोलकर जो थे, वो जब बाबा साहब चुनाव लड़े 52 में तो वो अब बात घुमाओ ना, सबको पता है। ये ए- कांग्रेस की भूमिका ये स्पष्ट करो। कांग्रेस की उसमें भूमिका थी, कांग्रेस ने गलत किया और कांग्रेस गलत ने किया। एक बार गलत किया, नोट किया सुनिए जाए। उस समय किया, लेकिन अगर कांग्रेस उसके लिए माफी मांग रही, कांग्रेस अगर अपनी गलती स्वीकार कर रही, लेकिन उसी कांग्रेस के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने Thank you, जो sir. मैं खत्म कर रहा हूं सर, साहब, हो थोड़े गया, तक सर। की बात है, थोड़े तक 4.5 अरे मिनट हो साहब गए। साहब Thank थोड़ा, you. जब बाबा साहब ने पूरे माताओं बहनों के लिए, हिंदू माताओं बहनों के लिए न्याय की व्यवस्था की, नहीं एक एक लोग, सामंती लोग 4-4 शादियां करते थे, हिंदू कोड बिल लाए तो उस बिल को अरे भी यहाँ कांग्रेस के एक प्रधानमंत्री मुश्किल है, नेहरू जी संजय ने भाई उसको से पास पूछो किया। तकलीफ, आप 4 बता रहे हो, कहाँ का नहीं इतिहास पहले लाए हो? लोग था, माताओं बहनों के साथ अन्याय था, उनको पैतृक धन्यवाद। संपत्तियों, मैं उनको भी सी- न्याय देने का सीपी राय काम साहब बाबा को साहब आमंत्रित- हिंदू कोड बिल All लाके। right, सीपी तो राय ऐसे साहब हमारे महापुरुष साथ के साथ मौजूद हैं। समाजवादी पार्टी का पूरा कांग्रेस विमर्श पार्टी है। के मुख्य प्रवक्ता हैं उत्तर प्रदेश में। राय साहब स्वागत है आपका। ये बसपा की आड़ में आपने भी अपनी रोटी सेंक ली? नहीं, 5 दिन पहले दिल्ली से प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी और पूरा प्रोग्राम तय हो गया था कि तो अभी 2 इन्होंने दिन। आपके साथ कांड किया है? नहीं, ये मैं नहीं कहूँगा, इस पर नहीं पढ़ूंगा इस विवाद पर। 5 दिन पहले कांग्रेस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपना प्रोग्राम घोषित किया था। परसों सलमान खुर्शीद और प्रमोद तिवारी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। हर प्रदेश मुख्यालय में किसी बड़े नेता ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस पूरे मुद्दे पर अपनी बात रखी। उसके बाद फिर तय हुआ कि तहसील और ब्लॉक लेवल पर कांग्रेस के कार्यकर्ता जाएंगे और वहाँ पर आंदोलन करेंगे, लोगों को बताएंगे। दलित बस्तियों में और दलित गाँवों में जाएंगे और वहाँ कार्यक्रम करेंगे। और 26 तारीख को जिला मुख्यालयों पर कलेक्टर लोगों को इसके बारे में ज्ञापन देंगे। बाकायदा इतने दिन का प्रोग्राम तय है। इसके बाद कर्नाटक में बैठक होने जा रही है कांग्रेस वर्किंग कमेटी की, उससे आगे के कार्यक्रम और तय होने जा रहे हैं। कांग्रेस इसको छोड़ने वाली नहीं है। भाजपा के साथी कुछ बातें कर रहे थे, कुछ बातें तो काका ने कह दिया कि बाबा साहब जिस कॉन्स्टिट्यूंसी से जीत करके आए थे संविधान सभा में, वो पूर्वी पाकिस्तान बट गया था, वहाँ चली गई थी। तो कांग्रेस ने अपने आदमी को इस्तीफा दिला के वहाँ से लेकर के बाबा साहब को आए संविधान सभा में। संविधान सभा में आने के बाद एक हमारे कांग्रेस के, चूँकि बड़ा दल था, सबसे अधिक संख्या कांग्रेस के लोगों की थी, 220 से ज़्यादा, तो ये माना जा रहा था कि कांग्रेस अपना आदमी अध्यक्ष बनाएगी ड्राफ्टिंग कमेटी का। लेकिन कांग्रेस पार्टी ने बाबा साहब की योग्यता और विद्वता को ध्यान में रखते हुए उनको अध्यक्ष बनाया। बाबा साहब ने खुद लिखा है। मुझे बहुत आश्चर्य हुआ कि मुझे ऐसे क्यों लाया गया और मुझको अध्यक्ष क्यों बनाया गया। एक उन्होंने जिक्र किया 1991 में बाबा साहब के इस्तीफे का। बाबा साहब ने इस्तीफा दिया, उस पर जवाहरलाल नेहरू जी का पत्र भी पढ़ लेना चाहिए। दोनों ने बहुत विनम्र होकर एक दूसरे की तारीफ की है। बाबा साहब के योगदान की नेहरू जी ने चर्चा की है। उसमें उन्होंने कहा कि मैं सर, जानता मुझे हूं कि 52 में कोई दिलचस्पी नहीं, 60 में भी दिलचस्पी नहीं। नहीं, मेरी उनमें दिलचस्पी अभी की राजनीति में, अभी की क्योंकि वो राजनीति, सबको पता है जो कुछ भी हुआ है। ये राजनीति का Everyone सवाल नहीं knows, है। sir. ये राजनीति का सवाल नहीं है। योगी जी का भाषण आपने सुनाया। एनसीआरबी का डाटा कहलाता है, डेटा कहता है कि जो भाजपा सरकारें हैं, दलितों पर अत्याचार सबसे ज्यादा वहाँ है, और उसमें नंबर 1 पर दलितों पर अत्याचार अगर कहीं हो रहा है तो उत्तर प्रदेश और महिलाओं पर। तो पहले उसका योगी जी को जवाब जब देना चाहिए, आपकी बाकी बातें बाद में करना। प्रिंसिपल पार्टी जिसके साथ आपका अलायंस है समाजवादी पार्टी, उसने एक बड़ा मैसिव प्रोटेस्ट 4-5 दिन पहले किया था, तो आपको लगा कि आप पिछड़ गए हो, फिर आपको लगा बसपा प्रदर्शन करने जा रही, इन्हीं के नहीं, पीछे लग लो। ये बिल्कुल नहीं, ये राजनीतिक वैतरणी पार कर ली। नहीं ब्रजेश जी, 18 तारीख को हमने भी तो बहुत बड़ा घेराव का कार्यक्रम रखा था। ये आपस में कंपटीशन का सवाल नहीं है। हर दल को अधिकार है कि अपने दल को बढ़ाए, अपने दल को बनाए। हर दल को अधिकार है कि जनता के मुद्दे पर लड़ाई लड़े। जिसके पास जो हथियार है, जिसके पास जो तरीके हैं, जिसके पास जो ताकत है, उससे वो लड़ाई लड़े। ये सारे दलों का अधिकार है और उनको करना मुझे तो चाहिए, ऐसा उसका प्रतीत कर्तव्य भी होता है। है कि आप इनके प्लाट पे बाउंड्री करना चाहते हो। ये सब मैं इस लाइन पर मैं नहीं चलना चाहूंगा और ऐसा होता भी नहीं है। हर दल को अधिकार है अपनी पार्टी को भाई, बढ़ाने अगला का, जब लड़ बनाने रहा का, है उस मुद्दे पे, धरना प्रदर्शन करने तो का, उसकी- जनता से जुड़ने का, जनता में जाने का, हर पार्टी को अधिकार है। जब अगला उस मुद्दे पे लड़ रहा है, प्रदर्शन कर रहा है, आपका दोस्त भी है, आप उसकी मदद करने के बजाय आप एक ये मदद ही अलग तो से है। डेट अनाउंस ये करते मदद, हैं, ये मदद ही तो है। और भी बसपा की आड़ में निकल रहे हो धीरे ये धीरे। मदद सबसे पहले तो प्रेस कॉन्फ्रेंस हम ही लोगों ने किया। सबसे पहले दिल्ली में घेराव प्रेस हम ही लोगों कॉन्फ्रेंस ने तो आज किया। 18 राज्यों के दिल्ली में मुख्यमंत्रियों ने भी प्रदर्शन, की। दिल्ली में प्रदर्शन पहला हम ही लोगों ने किया। संसद में इस सवाल को सबसे पहले राहुल गांधी और प्रियंका गांधी, खड़गे साहब ने उठाया। उन लोगों के भाषण पढ़े जाने चाहिए। और देश की जनता बहुत जागरूक हो गई है। सबके हाथ में मोबाइल है और सारी चीजें लोग सुन रहे हैं और देख रहे हैं। लेकिन जहां तक आपसी बातदारों का सवाल है, मैं इस विवाद में बिल्कुल नहीं पढ़ना। अच्छा, इसको घुमा के पूछ लेते हैं। बसपा के प्रदर्शन के आगे आप फीके पड़ गए? नहीं, बसपा का प्रदर्शन जिला मुख्यालयों पर था। हमारा प्रदर्शन नहीं था, बल्कि हमारा तहसील और ब्लॉक लेवल पर संपर्क का कार्यक्रम था।
वहाँ विचार गोष्ठियों कार्यक्रम था और वहाँ छोटे छोटे कार्यक्रम थे। इसी तरह दलित बस्तियों में जा करके वहाँ विचार विमर्श करने के कांग्रेस कार्यक्रम बनाए। ब्लॉक में प्रदर्शन कर रही है जी बिल्कुल वर्कर हैं है, बिल्कुल है, तभी दिखाई पड़ रहा वो है। संजय चौधरी को गलतफहमी में तो उनको सुनाना चाहता हूँ। अब गलतफहमी हो जाती है, चूंकि सरकार बन गई, दोबारा से बेईमानी करके सरकार बन गई है, तो गलतफहमी हो जाती है और गलतफहमियां सबकी टूटी हैं, इनकी भी टूट जाएंगी। ऑलराइट, काफी उद्वेलित लग रहे हैं आज आप। नहीं, उद्वेलित नहीं होता मैं, मेरी आवाज़ थोड़ी भारी है, नहीं, मैं कोई गुस्सा बात तो होता ही नहीं हूँ। ठीक बात है। मैं राजेंद्र गौतम जी को इनवाइट करता हूँ, बहुत ही जाने माने पत्रकार हैं। बहुत शुक्रिया आपका गौतम जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। बाबा साहब को लेकर जिस तरह का आंदोलन पिछले 7-8 दिनों में मुझे दिखा है, ऐसा आंदोलन मुझे 2019 में 18 में हुआ था। 2 अप्रैल 2018 को 2 अप्रैल को हुआ था। उसके बाद मुझे दिखा। दूसरा एक चीज़ मैंने और नोटिस की, 8 साल पहले बीएसपी मैदान में आई थी आंदोलन करने। जी, जो परिवहन मंत्री इस वक्त दयाशंकर सिंह के जो एक अभद्र गाली दी थी टिप्पणी बहन की जी थी, को। 16 बेटे पेश करो। हाँ 2008 में प्रदर्शन हुआ था, आई थिंक 2016 में ये हुआ था, 2016 में। 2016 में, तब समाजवादी पार्टी की सरकार थी। जी जी दयाशंकर सिंह तो अभी क्या मिनिस्टर हैं? हाँ, मिनिस्टर हैं, परिवहन मंत्री जी, हैं। अब बोलिए। जी भाई साहब, जब से यूपी में बसपा कमजोर हुई है तो हर दल दलितों का मसीहा बनने के लिए लालियत है। अभी हम भाजपा के प्रवक्ता जी को सुन रहे थे, वो कह रहे थे दलितों के लिए बहुत काम कर रहे हैं। तो हम उनसे 2 सवाल पूछना चाहते हैं, क्या वो बाबा साहब की 22 प्रतिज्ञाएं लागू कराएंगे, और दूसरा क्या जो प्राइवेट सेक्टर में आरक्षण को लागू कराएंगे? ये 2 सवाल छोटे छोटे से हैं। भाई आप बहुत ज्यादा दलित हितैषी हैं, तो पर बात तो बाबा साहब के सम्मान की लड़ाई थी, आप आरक्षण कहाँ से लाए बीच नहीं, में? आरक्षण भाई सारी चीजें जुड़ी उसी से है ना। देखिए, दलितों के 2 ही चीज पर इस समय आरक्षण पे बहुत बड़ा प्रहार किया जा रहा है। तो उसकी वजह से हम लोग आरक्षण, प्राइवेट सारी सरकारियां नौकरी खत्म की जा रही हैं, प्राइवेट सेक्टर में कोई आरक्षण है नहीं। तो ये बहुत बड़ा ऐसा विषय है कि आज के आंदोलन का मैसेज क्या गया? नहीं, आप कैमरे पे देखें जी, आज का मैसेज, आपका कैमरा वो जी, आप बोलें, कंटिन्यू। आज का मैसेज ये है कि सारे दल लगे हुए हैं कि हम 2027 के लिए अभी एक्सरसाइज कर रहे हैं। बसपा ने आज जो प्रदर्शन किया 2007 से, उसको ग्राफ नीचे जा रहा था। आज हमारे पूर्व राज्यसभा सांसद प्रमोद कुरील जी से बात हुई तो उन्होंने एक बात कही, बसपा जब भी बहन जी पर आक्रमण होता है तो वो हमेशा धरना प्रदर्शन, लेकिन आज जो हुआ वो उनको पहली बार हुआ। हाँ जी, आप बोले कंटिन्यू। हाँ, उनको लगा कि आप मुझसे ही बात करें। हाँ, उनको लगा कि भाई उनका जनाधार खत्म हो रहा है, और भाजपा को भी लग रहा है कि अगर ये मुद्दा विपक्ष लेके गए तो बसपा अगर फील्ड में नहीं रही, इसका कोई राजनीतिक लाभ हुआ आज बीएसपी को? हमको नहीं लगता भाई साहब कोई लाभ नहीं होना, क्योंकि इस मामले में कांग्रेस को लाभ होता नजर आ रहा है। 2024 के चुनाव में 3% भाजपा का वोट गिरा सिर्फ। ये है? इनको नहीं, इनका भी नहीं होगा। जानते क्यों नहीं होगा भाई साहब? इन्होंने प्रमोशन में आरक्षण का बिल फड़वाया था और ये आज तक माफी नहीं मांगे हैं। इनको अगर दलितों का वोट चाहिए तो इनको माफी मांगना चाहिए। कांग्रेस ने तो कई जगह अपनी गलतियां स्वीकारी हैं। अब जिस तरीके से आज बड़ी सिंपैथी दिखा रहे हो कांग्रेस के लिए। नहीं, आज आकाश आनंद का भाषण सुना ना, हम सिंपैथी नहीं दिखा रहे हैं हम भाई साहब। हम सर प्लीज, पहला राउंड है सर, संयम सर, बोले सर। आज आकाश आनंद ने 2 बातें कही अपने भाषण में। वहां उन्होंने कहा कि एक नेता नीली टी शर्ट और एक नेत्री नीली साड़ी पहनकर राजनीति कर रहे हैं। अरे भाई, आपको किसने रोका? आप तो हमेशा दलितों के हितों पर मतलब कोई भी घटना हुई सब पर, चाहे हाथरस कांड हो, चाहे यहाँ पर कोई भी बड़ी घटना, आज की जो घटना हुई है, इनको मजबूरी में एक शांति भंग की आशंका की सीतापुर में आप बता रहे थे FIR हुई थी। जी जी। उसके बाद भाई साहब नोएडा से लौटे नहीं लौटे। क्या हुआ था? तो कोई संघर्ष नहीं किया ना। और राहुल गांधी पे आवाज उठा रहे हैं। अब ये सारी चीजें हो रही हैं। ओके, वीरेन जी भी हमें डिबेट में ज्वाइन कर चुके हैं। वीरेन जी, स्वागत आपका। आज के दोनों प्रदर्शन कैसे रहे, बसपा का और कांग्रेस का? और आज बीजेपी ने अटल जी के मेमोरी में मैसिव बड़े कार्यक्रम लखनऊ में किए हैं, दूसरी जगहों पर भी किए हैं, तो कैसा रहा आज का दिन राजनीतिक रूप से? देखिए, मुद्दा जो अंबेडकर के अपमान का है वो विपक्ष चाहता है कि लगातार चलता रहे, लेकिन आज के प्रदर्शन में कांग्रेस को नोटिस नहीं किया किसी ने।
मायावती का प्रदर्शन रहा, लेकिन कोई बड़ा नेता उनका इस प्रदर्शन में शामिल नहीं दिखा। या यह कह सकते हैं आप कि अब मायावती के पास कोई ज़्यादा बड़ा नेता, बड़ा चेहरा बचा भी नहीं जिसका उल्लेख किया जाए। तो ये एक प्रदर्शन मायावती के लिए आखिरी उम्मीद था, और अब इसके बाद वो आगे प्रदर्शन करेंगी ये कहना मुश्किल है। ब्रजेश जी, अब आम का रस तो सब चूस गो है, खाली गुठली बची है। अब अमित शाह वाले मामले में ज़्यादा जनता में भी कोई चर्चा नहीं हो रही है। हालांकि विपक्ष इस बात पर अड़ा हुआ है कि यह मुद्दा बना रहे, लेकिन अंबेडकर का मामला इतने दल कूद गए कि वो अलग अलग धड़ों में बढ़ता जा रहा है। तो एक सबसे बड़ी समस्या ये आ गई है। वैसे मायावती ने आज जो आंदोलन किया, अगर वो लोकसभा चुनाव के पहले इस बात को समझ गई होती कि उनको संविधान के मामले पर जो विपक्ष घेर रहा है और ये संदेश जा रहा है कि वो भाजपा से डरती हैं और भाजपा के हिसाब से ऐसा कैंडिडेट दे रही जो इंडिया गठबंधन और समाजवादी पार्टी को हरावे, तो शायद आज उनका पार्टी खड़ी होती। उस समय लोकसभा चुनाव में जो उनके खिलाफ एक मैसेज गया कि भाजपा से मिली भगत का और डरने का, वो आज तक उनके ऊपर से वो ठप्पा हट नहीं पाया है। पिछले 3-4 दिनों से उन्होंने केंद्र सरकार पर हमला बोला है, गृह मंत्री पर, लेकिन अभी वो ऐसी स्थिति नहीं आई है कि लोग उस पर बहुत भरोसा करें। देखिए, जब दलित वोटर मायावती के साथ था जी, तो उसने भरपूर वोट दिया, लेकिन जब एक बार वो बीजेपी के घर में चला गया और फिर वहां से इस बार 2024 में वो वहां थोड़ा सिटका और सपा और कांग्रेस के गठबंधन में चला गया, तो अब उस पुराने घर में अपने लौट के आएगा बसपा में, ये थोड़ा उनके लिए कठिन हो गया। और इसका आप आंकड़ा देखते हैं, जब वोट बैंक लगातार मायावती का गिर रहा है, वोट प्रतिशत, तो ये साफ है कि आपका वोट गिर रहा है और आपका संगठन कमजोर हो रहा है। क्या बीएसपी आज कुछ घेरने में कामयाब रही बीजेपी को या नहीं? ब्रजेश जी, घेरने में तो तब कामयाब रहती जब कुछ गिरफ्तारी होती, कुछ उपद्रव, लाठी चलता। टीवी पर फुटेज तो मिला, लेकिन यह है कि अभी हाथी डोला नहीं ज्यादा, अभी लेटे खुराक थोड़ी कम मिल पाई है, अभी और उसको चाहिए चारा। देखा, तो ये हम लोग घंटों भाषण दें तो भी ये बात नहीं समझा सकते जितना कितनी आसानी से वीरेंद्र जी ने समझा दिया। वाह। देखिए, भाजपा तो जान ही चुकी है कि डैमेज हुआ है, इसलिए उसने मुख्यमंत्रियों को उतारा, लेकिन मायावती अभी तो अपने संगठन को ही जिंदा कर ले, ये उनके लिए बड़ी बात है। और सियासत है, अपना काम चल रहा है। ये जो भाजपा ने दलितों के घर जाकर खाना खाया था, उसका प्रभाव कम हो गया है। अब शायद फिर वो दोबारा इस तरह कोई कार्यक्रम जल्दी लेकर आएगी, क्योंकि ये अमित शाह के बयान के बाद ये लगातार बात चल रही है और इस पर उनको काम भी करना पड़ेगा। ब्रजेश जी, बाबा साहब अंबेडकर के नाम पर उत्तर प्रदेश में मायावती ने काम तो बहुत किया था, लेकिन उनके पार्क, उनके बनाए हुए जिले सब बदल गए। आजम खान ने तो एक बार बाबा साहब को भूमाफिया भी कह दिया था, तब भी वहां पर बड़ा ऐतराज हुआ था, बड़ा आंदोलन हुआ था। तो ये महापुरुषों का सम्मान और अपमान सियासत अपने हिसाब से करती है जहां उसको सुविधा लगती है, लेकिन ये बात आज जोर शोर से कही जा सकती है कि जो लोग कहते थे बाबा तेरा मिशन अधूरा, मायावती करेंगी पूरा, वो तो बीच रास्ते में रह गई। अब पूरा कौन करेगा, वो ये आने वाले कांग्रेस, भाजपा और समाजवादी तय करें। ब्रजेश जी, ये जरूर है कि मायावती की तेजी दिल्ली के चुनाव में कुछ वोट काट सकती है, ये जरा ध्यान दीजिएगा आने वाले वक्त में। और कैसे, थोड़ा इसकी व्याख्या करो, ये क्यों कहा आपने? देखिए, कल जैसे एक प्रवक्ता ने कहा था कि मायावती के आंदोलन को हो सकता है कराया जा रहा हो, कहीं से जीवित किया जा रहा हो, तो चूंकि लड़ाई दिल्ली में सीधी है, तो वहां पर पूर्वांचल का काफी वोटर है और दलित समाज के लोग भी हैं,
तो हो सकता है कि मायावती वहां बड़े कैंडिडेट खड़े करें और वो अगर वो लड़ेंगे मजबूती से तो फायदा किसको होगा, नुकसान किसको होगा, ये सबको पता है। इसका मतलब आप आम आदमी पार्टी वालों को चैन से सोने नहीं दोगे। देखिए भागेंगे कंबल फेंक के। देखिए मायावती की बात तो स्थिति बड़ी है, मार्के इन की दिनों कही इन्होंने। ऐसी ही चल रही है। फिलहाल आप सुनिएगा कि एक साहित्यकार ने लिखा है कि मैं खुल के हंस तो रहा हूं फकीर होते हुए, और वो मुस्कुरा भी ना पाया कबीर होते हुए। वो मुस्कुरा भी ना पाया अमीर होते हुए, और यहाँ पर इज्जतें मरने के बाद मिलती हैं। मैं सीढ़ियों पर पड़ा हूँ कबीर होते हुए, और जिसे भी चाहिए मुझसे दुआएं ले जाए, और लुटा रहा हूँ मैं दौलत फकीर होते हुए। बहुत शुक्रिया वीरेंद्र जी, आपने गागर में सागर भर दिया। बहुत शुक्रिया। और कई लोगों को आज आपने काफ़ी तकलीफ में भी डाला है। उम्मीद करता हूँ कंबल फेंक कर भागेंगे। और राय साहब भी चिंता में हंस रहे हैं, लेकिन इनकी चिंता को मैं समझ सकता हूँ। बहुत शुक्रिया आपका अपनी फीडबैक, ओपिनियन और ऑब्जर्वेशंस हम तक देने के लिए। बहन भाइयों, डिबेट का दूसरा चरण प्रारंभ करते हैं। के गौतम साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बहुजन समाज पार्टी में मिनिस्टर रह चुके हैं मायावती की सरकार में, बहुत महासचिव भी रह चुके हैं और बहुत ही जाने माने लीडर हैं। इस वक्त अब बीएसपी में नहीं है और वो थोड़ा समाजवादी विचार के साथ आज इंडिया गठबंधन के साथ, इंडिया अलायंस के साथ जैसा कि क्लेम कर रहे हैं। तो क्या दलित वोटों का जो शिफ्ट हुआ, इसने मायावती को इस मकसद पर लाने में मजबूर किया कि वो सड़कों पर अपनी पार्टी को उतारें और कम से कम बाबा साहब के नाम पर प्रदर्शन करें? क्योंकि मैं देख रहा हूँ चंद्रशेखर धीरे धीरे प्रभावकारी उपस्थिति दर्ज करा रहे हैं। रिसेंटली मैंने देखा मंडल कोऑर्डिनेटर, प्रभारी वगैरह नियुक्त करके एक मोमेंटम शुरू किया है। अभी बहुत इनिशियल स्टेज है, बट मोमेंटम तो शुरू किया है ना गौतम साहब। माननीय ब्रजेश जी, मैं 6 दिसंबर को चैत भूमि में था और 22 दिसंबर को दिल्ली में था। 26 अलीपुर रोड परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर का जहाँ परिनिर्वाण हुआ था। मुझे बहुत साथियों ने शिकायत किया कि माननीय के गौतम जी, हम लोग को आपको साथ देना चाहिए। उनका क्या साथ देना चाहिए? उन्होंने कहा कि परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर को 4 जून को जब रिजल्ट निकलना था, देश का पार्लियामेंट का 4 जून को रिजल्ट निकलना था, और 3 जून को परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर को अंधेरे में मूर्ति को हटा दिया गया संसद से, संसद भवन से हटाया गया। आपके माननीय ब्रजेश साहब जानना चाहूँगा कि पिछले हफ्ते में आपने डिबेट में उपस्थित था। जब मैं चर्चा कर रहा था तो एक हमारे प्रवक्ता महोदय ने कहा, गौतम जी आप गलत बोल रहे हैं। मैं रिकॉर्ड में खुद 26 अलीपुर रोड गया, 22 तारीख में था। 26 उस डिबेट के बाद आप गए? हाँ, मैं गया 26 में था ना। कल आज मैं दिल्ली से आया हूँ। 26 अलीपुर जो बाबा साहब परिनिर्वाण दिवस में गया, और फिर 6 दिसंबर में गया था। मूर्ति हट गई है आपके? हाँ, मूर्तियां हटाई गई। 3 तारीख हटाई गई। 4 तारीख को बीजेपी का चाह रहे थे कि 4 से मेरी आ जाएगी, अगर 4 से MP बन जाएंगे तो मैं फुल फेस परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर का संविधान को नष्ट कर दूंगा। इसीलिए परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर को 3 बजे रात ही परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर के संसद भवन से मूर्ति हटाई गई। और आपके डिबेट में थोड़ा और पहले 3 जून को किया था ऐसे। 3 जून को मूर्ति हटाई गई रात। 4 को नतीजा आया। 4 को नतीजा आया। और 4 को नतीजा आने के ये था कि इनके पार्लियामेंट के मेंबर लोग कह चुके थे कि 400 MP आएंगे तो हम संविधान को नष्ट कर देंगे, संविधान को बदल देंगे। तो संविधान को बदलने के पहले मूर्ति बदल दिया। अब मूर्ति अभी तक आंदोलन दिल्ली में चल रहा। मैं तो कल देख के आया, मैं आज दिल्ली से आया हूँ। तो ये मैं कहना चाहूँगा कि जो अमित शाह जी ने कहा है कि भाई अम्बेडकर अच्छा, ये बताओ कि फैशन बन गया है, वो अगर ये फैशन बन गया आप है, अपनी बात नहीं, मुझे ये बताओ कि दलित कम्युनिटी में जो लास्ट पायदान पर बैठा हुआ दलित कम्युनिटी का व्यक्ति है, महिला पुरुष जो भी है, उन पर क्या संदेश है? इनका संदेश ये है कि जब अगर ये परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर वो मानते हैं कि अपमान किया है, परम पूज्य जी वो मानते हैं कि अपमान किया है जी, बिल्कुल अपमान किया, अपमान किया। इसलिए पूरे देश में धरना प्रदर्शन हो रहा, इनसे इस्तीफा मांगा जा रहा है। आपके सेंटिमेंट है कि आम हमारे मैं तैयार हूँ भाई साहब, मैं तो हर बाबा साहब में जा रहा हूँ। मैं पहुंच गया 6 दिसंबर को बॉम्बे चैत भूमि में। 23 तारीख में आम दलित क्या एक्सपेक्ट करते हैं? देखिए इस समय परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर कितना संवेदनशील मुद्दा है कि परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर की मूर्ति को हटाना
और 4 तारीख रिजल्ट आना, और जो उन्होंने कहा 400 के MP बन जाएगा, मैं संविधान बदल दूंगा, संविधान बदलने के पहले मूर्ति हटाई गई। अभी तक आंदोलन चल रहा है, जी, अभी मैं तक आंदोलन बिल्कुल चल टाइम रहा है। दूंगा मैं बताना चाहूँगा कि इंडिया गठबंधन के अब आपको किससे उम्मीद है कि वो संविधान भी बचा लेगा और इंडिया गठबंधन बचा लेगा, इंडिया गठबंधन बचा लेगा। ये भी तो मैं मान सकता हूं कि आप अपना पॉलिटिकल इंटरेस्ट देख के ऐसी बात बोल रहे हो। नहीं, देखिए, जब इंडिया गठबंधन ने गठजोड़ किया तभी तो 240 पर आ गए, 240 इतना इनका प्रकाश ओके, था। मैं संजय चौधरी जी को इनवाइट करता हूं, बीजेपी के प्रवक्ता हैं। चौधरी साहब, कुछ गंभीर आरोप ये लोग लगा रहे हैं, मैं चाहता हूं कि आपका स्पष्टीकरण उस पर आए। देखिए, ये आरोप लगाने वाले, मुझको लगता है कि अगर तथ्यों के प्रकाश में अपनी बातों को जो मैं रख रहा हूं उस पर देखेंगे तो पाएंगे कि ये आरोप निश्चित रूप से मिथ्या आरोप है। आप बताइए, पूरे देश के अंदर संविधान लागू होना था, डॉक्टर अंबेडकर का बना हुआ संविधान था, दलितों के लिए वो बड़े प्रेरक रहे। इस देश के अंदर एक राज्य था जम्मू कश्मीर, उसमें भारत का संविधान लागू नहीं हो पाया। जम्मू कश्मीर में रहने वाले दलितों को मताधिकार का अधिकार नहीं मिल पाया। ये डॉक्टर अंबेडकर चाहते थे कि मतदान उनको अधिकार मिले, वहाँ संविधान लागू हो, और इतने वर्षों तक लागू नहीं हो पाया। और हमारे यही लोग जो संविधान की बात करते हैं, जो डॉक्टर अंबेडकर की बात करते हैं, वो लोग उस समय कहाँ थे? तो ये बताता है कि ये वास्तविक आधार पर उन मूल विषयों पर बात नहीं करना चाहते। देखिए, अंबेडकर के साथ अंबेडकर के बहुत सारे प्रतीक हैं। उत्तर प्रदेश के अंदर जब मायावती जी आई तो उन्होंने कई जिले बनाए जो अंबेडकर जी और अंबेडकर जी के वैचारिक अधिष्ठान के आसपास के महापुरुष थे। जैसे उन्होंने बनाया पंचशील नगर, महामाया नगर, ज्योतिबा फुले नगर, काशीराम नगर, छत्रपति शाहू जी महाराज नगर, रमाबाई नगर और संत रविदास नगर। एक झटके के अंदर 30/7/2012 को एक सरकार आई अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में, और उसने एक चुटकी में इन सारे के सारे महापुरुषों के नाम पर बने हुए जिलों को समाप्त कर दिया। कहां थे अंबेडकर के का नाम लेने वाले वो लोग? दुर्भाग्य की बात है कि जिस नेतृत्व ने इसको समाप्त किया, मायावती उसी के साथ जाकर अगली बार चुनाव लड़ने के लिए खड़ी हो गई। अच्छा, 2 बार से आपकी उत्तर प्रदेश में सत्ता है, बात करने वाले 2017 से आप कंटिन्यूअस हैं। ये चुटकी आपने बजा के आर्डर क्यों नहीं निकाल दिया? आप निकाल दीजिए, इनको जवाब चला जाएगा। नहीं, बिल्कुल मैं बता रहा हूं, रिजर्वेशन इन प्रमोशन को समाप्त करने वाले जो लोग थे उनके साथ समझौता किसने किया? प्लीज मायावती जी ने ही किया। आज डिबेट बड़ी शिष्टता के साथ है जी। और अंबेडकर जी के प्रति जितनी श्रद्धा, उनके प्रति जितनी मैं आपको दूंगा और वास्तव में दलितों के लिए जितने काम करने की आवश्यकता थी, भारतीय जनता पार्टी ने उन सारों को शिद्दत के साथ निभाया है। और इसी शिद्दत के साथ निभाने के लिए मैं कह रहा हूं कि आज आप देखिए, आज आप लखनऊ का उदाहरण लीजिए ब्रजेश भाई, 2 प्रदर्शन होते हैं और 2 प्रदर्शन में कितने लोग रहे होंगे? कुल मिलाकर 1000 लोगों से कम हुए होंगे। आज लखनऊ के अंदर जो यहां का स्टेडियम है, बाबू स्टेडियम, वहां 25,000 युवाओं का खेल महाकुंभ हुआ, भारतीय जनता पार्टी का आयोजन। उत्तर प्रदेश के इसी लखनऊ में स्वास्थ्य का मेला लगा जिसमें 9,000 से ज्यादा लोगों का रजिस्ट्रेशन हुआ और उसके स्वास्थ्य की चिंता हुई। अभी जब हम लोग ये कार्यक्रम कर रहे हैं तो लखनऊ में एक अटल गीतमाला का कार्यक्रम चल रहा है जिसमें 1200-1400 से ज्यादा लोग बैठे समृद्ध हुई है। तो ये बताता है कि कौन जनता के बीच गीतमाला से कौन जनता के बीच में जा रहा है, कोई बीच में ना बोले। आज बड़ी वैचारिक कौन डिबेट है, मैं जनता आग्रह के बीच करता में हूँ खड़े हुए हैं, और कौन ऐसे लोग हैं जो छोटे एक प्रदर्शन की और इतने बड़े लोगों के साथ जो पार्टी लगातार जनता के साथ जुड़ रही है, आज जुड़ी है, ये बताता है कि जनता के विश्वास के साथ धन्यवाद भारतीय जनता संजय जी, पार्टी शुक्रिया। दलित समाज के उद्यान के संजय लिए जी, शुक्रिया। लगातार काम कर रही है। और ये मैं राजेंद्र गौतम जी को नजर मौका नहीं देना आ चाहता हूं, रहा है। बहुत दलित समाज के जाने माने पत्रकार हैं और आज इत्तेफाक से डिबेट में ये कुछ कहना चाहते हैं आपसे। मैं इन्हीं को सीधे आमंत्रित, आप प्लीज बेटा। छोटा प्रदर्शन बता रहे हैं,
छोटे प्रदर्शन से तो हिल गए हैं। पूरे भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने आज इस ऊपर ये बात रखी और उन्होंने कहा हम सबसे बड़े दलित हितैषी हैं, यही तो साबित किया है। तो हमारे 2 सवाल के जवाब इन्होंने नहीं दिए। क्या ये बाबा साहब की विचारधारा को बढ़ाने के लिए देश में 22 प्रतिज्ञाएं लागू कराएंगे? पहला सवाल। और दूसरा ये था, और एक बात और हम कहना चाहते हैं। आपने सुना, वो देखा आपने महाकुंभ उनका जो अभी युवाओं वाला हुआ? हाँ, हम देखा है, आप क्योंकि पत्रकार हैं तो हम जाते गीतमाला में गए आप? हम गए थे, देखा, बड़ा भव्य दिव्य कार्यक्रम तो किया है। कहाँ उसके मुकाबले कहाँ 1000 लोग का प्रदर्शन? नहीं वही नहीं, तो एक चीज है वो 1000, अभी वो नहीं जानते 1000। अगर बहन जी रोड पर आ जाए आज की डेट में तो पूरा दलित समाज उनके साथ खड़ा होगा। हैं? हाँ, संघर्ष उन्होंने करना छोड़ दिया है। और आज ये मैसेज है, अगर उन्होंने आज आपको बताना ये तभी ऐसा कह पा रहे हैं ये। हाँ, ये तभी तो कह पा रहे हैं। जिस दिन बहन जी रोड पे आ गई, सब अधिकतर भूल जाएंगे ये दलित का वोट लेना। सारा दलित एक साथ उनके साथ यूनाइट खड़े, चूंकि उनके पास इस समय आई नहीं रही है, वो विकल्प नहीं आप है। इतनी शिद्दत से इंतजार कर रहे हो पर आ नहीं रही है ना, अरे हम लोग तो प्रयास करते हैं कि भाई वो आए, सब लोग प्रयास चाहते हैं कि वो आए। ऑलराइट मनोज जी, आप आज दलितों की बड़ी चिंता कर रहे हो, लेकिन जब आपके पास सरकार थी, 5 साल फुल फ्लेज गवर्नमेंट थी और संजय चौधरी जी ने जो आरोप लगाया, आपको जवाब देना चाहिए। क्यों तो जिलों के नाम बदल दिए थे? क्या परेशानी थी भाई आपको? नहीं, मैं दलितों की आज कोई व्यक्तिगत चिंता आज से नहीं कर रहा हूं। मैं तो आपने वो भी दिखाया है कि दलितों को बाबा साहब अम्बेडकर की, मैं जिस जनपद से आता हूं वहां मूर्तियां हटाई जा रही थी, मैं रात भर लड़ाई लड़ा, जब जनपद से बाहर गया हटा दी गई। और जो सवाल जो नाम हटाने का है आपका, दूसरा सवाल दलितों के उत्थान के लिए सबसे ज़्यादा अगर आप आज चेक कराएं कि दलित वर्ग के, आज के डेट की बात कर रहा हूं साहब, कि दलित वर्ग के नौजवानों का इंटर से लेकर के ग्रेजुएशन तक में स्कॉलरशिप बंद कर दी गई है। वो स्कॉलरशिप सबसे ज़्यादा कब दी गई दलितों के उत्थान के लिए? सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश में दलितों के उत्थान के लिए अगर स्कॉलरशिप किसी सरकार ने दिया तो माननीय अखिलेश यादव की सरकार ने दिया है। और जो बात दलितों के उत्थान की जो साथी कह रहे थे, कम से कम आज तो आप किसी विद्वान को बुलाते, भारतीय जनता, मैंने तो आपको वहां तक मैं आपको टोकना नहीं चाहता, लेकिन एक बात कहना चाहता हूं। जी, उत्तर प्रदेश में दलितों के उत्थान के लिए वाकई में किसी ने अगर काम किया है, और ये बात मैं बिना संकोच के कह रहा हूँ, ओपनली कह रहा हूँ, वो मायावती है। नहीं, देखिए मायावती, बहुत लोग को ये बात बुरी लगेगी पर मैं सच्चाई है। एम्पावर किया उन्होंने दलितों को। ठीक है, आज राजनीतिक रूप से हाशिए पे है, बट उन्होंने जो किया है वो दलित समाज के लिए बहुत बड़ा काम किया। आप जो बात कह रहे हैं उससे हम संबद्ध हो रहे हैं, लेकिन एक बात और आपको बढ़ा के कहनी चाहिए कि पूरे भारत के इतिहास में बहन जी प्रधानमंत्री बने, इसका खुला अगर कोई नेता ने 2019 के चुनाव के समय ऐलान किया तो माननीय अखिलेश वो एक अलग एस्पेक्ट है। ये अलग अगर बहन जी को और ज्यादा राजनीतिक शक्ति देने की बात कि एक दलित इस देश का प्रधानमंत्री बने, इस विचारधारा को आगे व्यवहार रूप में किसी ने बनाया तो माननीय अखिलेश यादव जी ने। और मैं खत्म कर रहा हूं साहब, सर 44 हो गए, एक सेकंड की बस बात है। वो एक बात है कि उसके माथे पर गहरा चोट का निशान है, वो आदमी नहीं फटे हाल है, उसके माथे पर गहरा चोट का निशान है, और समान कुछ नहीं है, फटे हाल है, मगर उसके हाथ में कोई संविधान है। तो आज आपके माध्यम से जो गौतम सर ने बताया कि बीजेपी ने सिर्फ अपमान ही नहीं करा, बल्कि आपके माध्यम से देश जाने की भारतीय जनता पार्टी की, नरेंद्र मोदी की सरकार ने 3 जून 2024 को बाबा साहब की मूर्ति इस देश के पार्लियामेंट आपने 500 मीटर के भीतर कार्य किया। एक दृष्टांत पेश करता हूं, बड़ी अच्छी बात कही संजय चौधरी ने। हजरतगंज चौराहा और केडी सिंह बाबू स्टेडियम 550 मीटर का अंतर है, 550 मीटर। आप क्या 1000 लोग प्रदर्शन कर रहे थे? 1000 भी नहीं रहे होंगे। और महाकुंभ में जो युवा कुंभ लगा था अटल जी के नाम पे, भरा था स्टेडियम, था। सच्चाई है, बिल्कुल सच्चाई है। राय साहब बोलिए। इस पर मैं जवाब दूं अगर आपकी इजाजत हो। 30 सेकंड। आप दूसरों को समय ना लें। सरकार इतना संयम होना चाहिए। कार्यक्रम था वैभव विलास का। अब कार्यक्रमों में लेखपाल से लेके एसडीएम से लेके डीएम तक लगाए जाते हैं। राजनाथ सिंह को आप वैभव विलास का व्यक्ति बता रहे हैं? सादगी वाले व्यक्ति। राजनाथ सिंह के सुपुत्र का पूरे शहर भर में होर्डिंग लगा है, किसी गरीब और वंचित का होर्डिंग युवा नेता है, वो शहर क्यों भर नहीं में लगेगा? तो हमें बताइएगा। युवा नेता बहुत युवा नेता है, हटा देगी पुलिस तुरंत।
राजनाथ सिंह का आप ऐसे बात कर रहे हैं। राजनाथ सिंह के दोनों अरे, सुपुत्र लोग चंदौली हैं को और कम से कम जिले की इज्जत का ध्यान मैं रखो। राजनाथ सिंह जी का व्यक्तिगत रूप से सम्मान करता कहीं हूं, नहीं लेकिन करते हो। उन्होंने चंदौली और उत्तर प्रदेश दिखाओ में भाई। कोई योगदान नहीं अच्छा, दिया क्या है, दिखा रहे हो सिवाय चौधरी धार्मिक साहब? पाखंड फैलाने। एक सेकंड भैया, क्या दिखा रहे हो चौधरी साहब? बड़ी करो स्क्रीन भाई, क्या है ये चौधरी साहब? अरे बोलिए, समझ में नहीं आ रहा क्या है संजय जी? मायावती जी के प्रति ये मायावती जी की प्रतिमा को तोड़ते हुए समाजवादी पार्टी के लोग हैं जी, ये बता रहे हैं कि ये मायावती को प्रधानमंत्री बनाने के पहले उनका जो सर था उसको धड़ से अलग कर रहे हैं। अरे देखिए, इसका ना समाजवादी दिखाओ, आजकल वो पार्टी के आपके साथ जुड़ा हुआ है। मेरा बहुत अरे छोड़िए इस विषय। वो आप ही के साथ है, वो कभी ओके, हमारे ऑलराइट, पार्टी सीपी का राय साहब। मेंबर नहीं था। समाजवादी पार्टी वो आपके सर, धन्यवाद सर। समाजवादी वो पार्टी सर, यही प्लीज सर। करती है ना। वॉशिंग मशीन में साफ हो गया है। आप यही- तब यही राय बात साहब, है आप कुछ बोल रहे थे, आप बीच में इंटरवीन कर। राय साहब बोलिए। यही दुर्भाग्य है। वैसे मौके पे चौका मारा है संजय चौधरी ने। राय साहब बोलिए। गौतम जी एक घटना का जिक्र कर रहे थे, उसको मैंने ही ब्रेक किया था सबसे पहले। वो 3 तारीख नहीं गौतम जी, रिजल्ट निकलने कई दिन पहले की बात है वो। 3 जून को है। नहीं मैं उसके अरे पहले कोई बात नहीं सर, ये मुद्दा नहीं है। ठीक है, क्रेडिट आपको है सर, मैं क्लियर कर दूं, क्रेडिट आपको। क्लियर कर देता हूँ। मेरे एक मित्र हैं पार्लियामेंट में, बड़े अधिकारी हैं, उनका मुझे फोन आया कि आज महात्मा गांधी की मूर्ति खोदी जा रही है, जो पार्लियामेंट के गेट के ठीक सामने थी। उसके थोड़ा बगल में अम्बेडकर साहब की खड़ी मूर्ति थी। अगर क्षमा करें तो मैं अपनी बात रखूं। एक मिनट दे दीजिए। केवल परमपूज्य बाबा साहब अम्बेडकर को 3 जून को हुआ था, इसके बाद 3 महापुरुष को फिर दूसरे तीसरे दिन हुआ। पूरी सुन लीजिए आप ना, मैं असत्य नहीं बोलता, बिना किसी जानकारी के नहीं बोलता हूँ, और इसको मैंने ब्रेक किया था, मेरे सोशल मीडिया पे है। ओके। एक बड़े अधिकारी मान लो गौतम साहब, एक बड़े अधिकारी ने करो। मैं मान लिया। एक मिनट, प्रेम है इनका। मैं मान लिया। बड़े अधिकारी, आपकी बात मान लिया। एक बड़े अधिकारी ने मुझे फोन किया, क्यों फंसवा रहे हो उस कि अधिकारी महात्मा को? गांधी की मूर्ति खोदी जा रही है और हटाई जा रही है, और बाबा साहब की मूर्ति भी हटाई जा रही है। उन दो, चूंकि चुनाव चल रहा था, सब लोग बिजी थे, मैंने कहा ऐसे कैसे मानूं, तो फिर उन्होंने मुझे फोटो भेजा। उस फोटो के आधार पर फिर मैंने उसको ब्रेक किया अपने सोशल मीडिया पर। ठीक है फिर सर। उसके बाद एक आध चैनल ने उसको लिया। उन मूर्तियों को उठा करके, जो पीछे गुरुद्वारा रकाबगंज रोड कहलाता है, पीछे वाला हिस्सा, नहीं वहां ले जाके रख दिया गया, और ढेर सारी मूर्तियों को एक जगह इकट्ठा करके एक जंगल बना दिया गया, जिससे बाबा साहब महात्मा गांधी का जो अलग बड़ा व्यक्तित्व था वो दिखाई ना पड़े। ये बहुत बड़ा अपराध किया इन लोगों ने। दूसरी बात, बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे। अगर आपने नोटबंदी में करोड़ों लोगों को बर्बाद कर दिया, तो क्या उसमें दलित बर्बाद नहीं हुआ? आपने 45 साल की सबसे बड़ी बेरोजगारी लाई है, क्या उसमें दलित के बेरोजगार नहीं हुआ? आपने 2 करोड़ नौकरियों का वादा किया था और नहीं दिया है, क्या वो दलित के ऊपर उसकी आंच नहीं आई है? एक अटल आपने महंगाई बढ़ाया, महाकुंभ, एक क्या वो युवा दलित- महाकुंभ करते हैं 25,000 लोग, नहीं। आपके प्रदर्शन में 500 लोग नहीं आए। तमाशे करते हैं ये तमाशे कर सकते हैं, ये कोई अच्छा काम नहीं कर सकते जिसका सर जनता का पब्लिक भला उनके होता साथ है हो। सर। कोई जनहित के भले का काम बताएं कि क्या किया इन्होंने इतने दिन में। अरे देश को कर्जदार बना दिया, 200 लाख करोड़ रुपए बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं अपने सभी अतिथियों का बहुत आभार प्रकट करता हूं कि आप एक सब मिनट में लेना चाह रहा था कि कल 25 दिसंबर 1927 को परम पूज्य बाबा साहब ने मनुस्मृति जलाई थी। क्या संजय जी इसके समर्थक है? सर, नहीं। अगर स्पीकर ये कह दे कि संसद खत्म तो खत्म, फिर ओके, खत्म सर। धन्यवाद सर, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया बहनों भाइयों इस परिचर्चा का हिस्सा बनने के लिए, और आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, धन्यवाद।